वालेकुम। हम बात कर रहे थे चैप्टर 9 हार्ट फिजियोलॉजी। तो आज जो हमने बात करनी है वो फ्रेंच स्टार्लिंग मैकेनिज़्म पे है। ये बहुत ही एक आसान सी बात है कि जितना वॉल्यूम ब्लड का जो है वो वेंट्रिकल्स में आएगा, वेंट्रिकल्स जो हैं वो उतना ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उतनी ही फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जनरेट करेंगे, यानी उतना ही स्ट्रेच होंगे, फिर उतनी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होंगे और उतना ही पंप करेंगे एओर्टा में, यानी कि ज़्यादा ब्लड आएगा तो ज़्यादा स्ट्रेच होंगे, ज़्यादा फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डेवलप होगी और उतनी ही फोर्स से एओर्टा में जाएगा। पीछे एक बात हमारे पास जो प्री लोड एंड आफ्टर लोड की रह गई थी वो भी हम इस वीडियो में देख लेते हैं। प्री लोड क्या होता है, आफ्टर लोड क्या होता है, ये देखने में तो एक जैसी बातें लगती है लेकिन इनमें डिफरेंस है। पहले मैंने आपको जैसे बताया कि ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर फ्लो होता है, तो जब ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है तो वेंट्रिकल्स की वॉल्व के ऊपर प्रेशर लगाता है, उसको हम कहते हैं प्री लोड। ठीक है, उसके बाद जब आइसोवॉल्मिक कॉन्ट्रैक्शन होती है तो जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करके प्रेशर जनरेट करते हैं उसको हम कहते हैं आफ्टर लोड। तो प्री लोड को हम कह सकते हैं इनिशियल स्ट्रेचिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स ड्यू टू द ब्लड पम्प्ड इनटू इट फ्रॉम द एट्रिया। और आफ्टर लोड हम कह सकते हैं फोर्स अगेंस्ट विच द एट्रियाज वेंट्रिकल्स हैव टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब प्रेशर 80 तक होता है तभी एओर्टिक वाल्व्स ओपन होते हैं, उससे पहले ओपन नहीं होते। तो इसलिए जो है वो एट्रियाज को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है प्रेशर जनरेट करने के लिए, तो उस प्रेशर को हम आफ्टर लोड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंट्रोल ऑफ हार्ट बाय द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इसमें हमारे पास ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो सिंपैथेटिक का कंट्रोल है, सिंपैथेटिक यानी कि हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, जो पैरासिम्पैथेटिक है वो डिक्रीज़ करता है। जो सिंपैथेटिक का कंट्रोल है वो एट्रियस के ऊपर है, वेंट्रिकल्स के ऊपर है, और जो पैरासिम्पैथेटिक है उसका मेनली कंट्रोल जो एस ए नोड्स वगैरह पे है। अब पैरासिम्पैथेटिक का जो कंट्रोल सिर्फ इस पे है, और अगर सिंपैथेटिक का वेंट्रिकल्स पे है और एट्रियस पे है तो इसका मतलब है कि वो हार्ट रेट को भी कंट्रोल करेगा, ठीक है, फोर्स को भी कंट्रोल करेगा और कार्डिक आउटपुट को भी कंट्रोल करेगा। नॉर्मल कंडीशंस में ये होता है कि हमारे पास जो है नॉर्मल जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हमारे हार्ट के ऊपर काम कर रही होती है वो हमारे जो है कार्डिक आउटपुट को 30% से नॉर्मल रखती है। ये ग्राफ काफ़ी गंदा सा हुआ है लेकिन यहाँ से समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे ज़ीरो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, ठीक है, और ये नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल भी हमारे पास जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रही है वो 30% अबव नॉर्मल रख रही है। फिर अगर मैक्सिमम हो जाए तो ये कार्डिक आउटपुट यहाँ पे पहुँची और पैरासिम्पैथेटिक यहाँ पे। अब पैरासिम्पैथेटिक ऐसे नोड और एवी नोड पे सिर्फ काम कर रही है तो सिर्फ हार्ट रेट को कंट्रोल करेगी, ये वेंट्रिकल्स के ऊपर नहीं लग रही इसलिए कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं करेगी, सिर्फ हार्ट रेट को करेगी। नेक्स्ट पोटेशियम और कैल्शियम का रोल है। पोटेशियम हमें पता है कि ज़्यादा सेल के अंदर होती है और बाहर कम होती है, तो जो अंदर से बाहर जाती है तो रिपोलराइजेशन होती है। लेकिन अगर पोटेशियम बाहर बहुत ज़्यादा हो जाए तो रिपोलराइजेशन होना मुश्किल हो जाएगी, वो अंदर से बाहर नहीं जा सकेगी क्योंकि पहले बाहर ही बहुत ज़्यादा होगी। इस वजह से जो हार्ट है वो फ्लैसिड हो जाता है, हार्ट रेट स्लो हो जाता है, और जो है पोटेशियम जो है वो बाहर ज़्यादा है अंदर कम है तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम हो जाता है, तो जो है वो हार्ट रेट भी स्लो हो जाता है। फिर कैल्शियम अगर बाहर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसका उल्टा इफेक्ट होगा, क्योंकि कैल्शियम ने तो सारी कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है, इसलिए अगर कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो स्पैस्मिक कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर कैल्शियम बाहर कम हो जाएगा तो उसका वही काम होगा जितना जो पोटेशियम के बाहर ज़्यादा होने से हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो हार्ट टेम्परेचर का इफेक्ट है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो हार्ट रेट ज़्यादा होगा। इसको डिटेल से टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया में हमने चैप्टर 13 में भी पढ़ना है, ठीक है। ये हमारे पास चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है।